हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के पशु चिकित्सालय के बाहर और इसी जगह पर वो पिकेट लगा करती थी और यहीं पर सलीम पतला द्वारा वो बम को फेंका गया था जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। साल 1993 से था फरार, पुलिस को चकमा देता रहा हर बार। ये सन 1992-93 के दौर में मेरठ में 2-3 घटनाएं हुई थी जिसमें पुलिस कैंप्स पर बम विस्फोट हुआ था। एक सिविल अस्पताल में बम विस्फोट हुआ था। मेरठ बम कांड का मुख्य आरोपी बम बनाने में माहिर, 22 साल से मोस्ट वांटेड, हर चाल थी उसकी शातिर। सलीम पतला अब्दुल करीम टुंडा जो कि गत वर्ष गिरफ्तार हुआ था और नामी आतंकवादी है, उसका चेला माना जाता है। आतंकी टुंडा का राजदार सलीम पतला गिरफ्तार। इससे बहुत गहन पूछताछ कर रही है क्योंकि 20 साल का एक बड़ा अंतराल है, उस दौरान इसकी गतिविधियां क्या रही। नमस्कार, तफ्तीश की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। तफ्तीश की शुरुआत करते हैं एक ऐसे आतंकी की खबर से जिसकी तलाश पुलिस को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 22 साल से थी। उस आतंकी पर आरोप है मेरठ में हुए 2 बम धमाकों के जिनमें कई बेगुनाहों की जान गई थी। कौन है वो आतंकी और कैसे चढ़ा वो पुलिस के हत्थे, देखिए। साधारण कदकाठी, बुजुर्ग शरीर, चेहरे पर सादगी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को बेगुनाह समझने की गलती मत कर बैठना। अपने शातिर दिमाग और खतरनाक प्लानिंग की बदौलत इसने 22 साल से पुलिस की नाक में दम किया हुआ था, लेकिन आखिरकार बीती रात एटीएस ने मुजफ्फरनगर से इसे गिरफ्तार कर ही लिया। ये है आतंकी सलीम पतला, जिसकी तलाश में सिविल पुलिस के अलावा एसटीएफ और एटीएस की टीमें लगी हुई थी। आतंकी सलीम पर आरोप है कि सलीम ने पहले तो साल 1992 में मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में पीएसी पर हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 जनवरी 1993 को मेरठ में पशु चिकित्सालय के पास 41वीं वाहिनी पीएसी के कैंप में ब्लास्ट किया था। इसमें गाजियाबाद के हवलदार समेत 2 जवान शहीद हो गए थे और 2 जवान घायल हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम पतला फरार हो गया था। बाद में अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सलीम पतला की गिरफ्तारी एटीएस द्वारा खतौली पुलिस के साथ लेकर के की गई है। इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं, सन 92 और सन 93 के। एक मुकदमा था जिसमें उन्होंने पीएसी कैंप पर बम फेंका था, उसमें हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह की मौत हुई थी और कुछ कांस्टेबल घायल हुए थे। इसमें मर्डर का मुकदमा है, प्लस में टाडा एक्ट भी लगा था। ये थाना सिविल लाइंस मेरठ का मुकदमा है। दूसरा मुकदमा थाना सिविल लाइंस नौचंदी का मेरठ का है, इसमें भी इन्होंने पीएसी कैंप पर ही बम फेंकने की घटना की थी। और तीसरा मुकदमा पशु चिकित्सालय पर बम फेंका था, ये भी मेरठ की 3 घटना। आपको बता दें कि एटीएस और खतौली पुलिस की टीम ने कल रात संयुक्त रूप से सलीम पतला की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पतला को एटीएस की टीम ने खतौली पुलिस के हवाले कर दिया है। मूल रूप से रहने वाला लेसाड़ी गेट का था और घटना के बाद से फरार हो गया था। कुछ 7 इसमें अभियुक्त थे, जिस घटना में लिप्त था। 7 लोग नाम प्रकाश में आए थे। उसके बाद ये अपना गोपनीय तरीके से मुरादाबाद के कटकर थाना क्षेत्र में एकता विहार कॉलोनी में रह रहा था, जो पूछताछ से निकल करके आया है। फिलहाल कुछ लोग जो जेल में थे उनकी फाइल कोर्ट में, और जिस मर्डर के अंदर बाकी दस्तावेज हैं उन पर कार्रवाई करते हुए इनका रिमांड लिया जाएगा और उन पर जो कार्रवाई बची हुई है कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। बताया जाता है कि सलीम की लोकेशन मिलने के बाद एटीएस की टीम 1 महीने से उसके पीछे लगी हुई थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सलीम पतला और क्या क्या खुलासे करता है। मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग, जी मीडिया। सलीम पतला ने साल 1992 में मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में पीएसी पर हमला किया था। 26 जनवरी 1993 को मेरठ में पशु चिकित्सालय के पास 41वीं वाहिनी पीएसी के कैंप में ब्लास्ट किया था इसमें गाजियाबाद के हवलदार समेत 2 जवान शहीद हो गए थे और 2 जवान घायल हुए थे। मेरठ से देखिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सलीम पतला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का रहने वाला था और 26 जनवरी 1993 को पीएसी पिकेट पर बम फेंकने का आरोपी था। लगातार 22 साल से सलीम पतला फरार चल रहा था। आरोप है कि उसने अपने 2 साथियों के साथ
पीएसी पिकेट पर बम फेंका था जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के पशु चिकित्सालय के बाहर और इसी जगह पर वो पिकेट लगा करती थी और यहीं पर सलीम पतला द्वारा वो बम को फेंका गया था जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। अपने 2 साथियों के साथ सलीम पतला ने उस बम कांड को अंजाम दिया था। दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट और टाडा अदालत से दी गई थी, लेकिन सलीम पतला लगातार फरार चल रहा था। कल देर रात सलीम पतला की गिरफ्तारी के बाद अब और नए क्या क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन सलीम पतला अब्दुल करीम टुंडा जो कि गत वर्ष गिरफ्तार हुआ था और नामी आतंकवादी है, उसका चेला माना जाता है और किन किन घटनाओं में वो उसके साथ था और किस किस तरीके की घटनाएं उसने की हैं, अब उन बातों का खुलासा एटीएस और पुलिस को करना है। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया। कौन है सलीम पतला, कैसे बना वो आतंकी और किसने पढ़ाया उसे आतंक का पाठ? इन सभी सवालों का जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। नाम सलीम पतला, आरोप दहशत फैलाना। मेरठ में 2 बम धमाकों के मुख्य आरोपी सलीम पतला की तलाश में सिविल पुलिस के अलावा एसटीएफ और एटीएस की टीमें लगी हुई थी। यहाँ तक कि उसकी तस्वीर तक यूपी पुलिस के पास मौजूद नहीं थी, लेकिन एटीएस की सूझबूझ के चलते उसे मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आतंकी सलीम पतला थाना लिसाड़ी गेट के मेरठ का रहने वाला है और इसे भी बम बनाने में महारत हासिल है। सलीम पतला अब्दुल करीम टुंडा का बेहद करीबी माना जाता है और वो बम बनाने में टुंडा से राय लिया करता था। टुंडा की गिरफ्तारी के बाद सलीम पतला की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर दी गई थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सलीम पतला अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार चोरी करने के मामले में अब तक पुलिस से छिपता फिर रहा था। जो पीएससी के कैंप तुम कहाँ थे उस टाइम पे? मैं अपने हमारे भैया के अस्पताल है वहाँ पर। अच्छा, तो मैं पढ़ती ठीक। कार चोरी करके कहाँ से चले? मैंने चोरी नहीं करी था और मैं तो सिर्फ लीड थी लेकर सप्लाई करते थे। सलीम पतला की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सलीम पतला आतंक की ट्रेनिंग देने वाले कुछ और लोगों का खुलासा कर सकता है। 22 वर्षों से लगातार फरार चल रहे सलीम पतला की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो चुका है कि सलीम पतला का ठिकाना पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन 22 वर्षों में पुलिस के पास न तो उसका फोटो था न ही कोई रिकॉर्ड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सांप्रदायिक और आतंकी घटनाओं में सलीम पतला का कितना हाथ है और कौन कौन से आतंकी संगठनों से उसके तार जुड़े हैं, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया। तो सलीम पतला को बम बनाने की ट्रेनिंग देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आतंकी अब्दुल करीम टुंडा है, जिसे साइकिल और टिफिन बम बनाने में महारत हासिल थी। आखिर कैसे अब्दुल करीम बन गया आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2013 देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार टुंडा की गिरफ्तारी के साथ इस साल सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी तो जरूर हाथ लगी, लेकिन इसके साथ ही हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज के नेटवर्क पर भी सवाल उठे। जिस मोस्ट वांटेड आतंकी की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा एजेंसियां पड़ोसी मुल्कों की खाक छान चुकी थी, वो मिला भी तो भारत नेपाल सीमा पर। सवाल उठे कि उस वक्त टुंडा किसी आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरहदी इलाकों में छिपा था। इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए सुरक्षा एजेंसियों को आईएम और लश्कर के नेटवर्क को खंगालने में काफी मदद भी मिली। इन कुछ सालों में हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज ऐसे दहशतगर्दों पर शिकंजा कसने में कितने कामयाब हुए, ये बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि एक कारपेंटर से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक का सफर तय करने वाला अब्दुल करीम टुंडा नाम से कुख्यात कैसे हुआ। नाम अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, पुत्र अब्दुल लुहार, जन्म 29 मार्च 1943, दरियागंज, स्थायी पता मोहल्ला लुहारान, कस्बा पिलखुआ, गाजियाबाद। इनाम 3 लाख रुपए, सीबीआई की ओर से 50,000 रुपए, दिल्ली पुलिस की ओर से। भाषा का ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के परिजन भी बताते हैं कि टुंडा शुरू से ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। टुंडा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 1954 में ही चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें टुंडा को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद टुंडा पर 6 दिसंबर 1993 को
ट्रेनों में हुए धमाकों के मामले में कानपुर, गाजियाबाद और इलाहाबाद जीआरपी में केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा 1994 में गाजियाबाद से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटकों के आरोप में टुंडा पर मामला दर्ज हुआ। साथ ही 1997 में जीआरपी गाजियाबाद में ट्रेन में हुए धमाकों के सिलसिले में भी टुंडा के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि यूपी के बाद मुंबई में रहने के दौरान ही वो दाऊद के संपर्क में आया था और वहीं पर मिले आईएसआई के एजेंट जलीस अंसारी के साथ टुंडा पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग में शामिल हुआ। इसी ट्रेनिंग के दौरान एक विस्फोट में उसने अपना बायां हाथ खो दिया। उसी के बाद आईएसआई के गुर्गों ने इसका नाम टुंडा रख दिया। अब्दुल को बम बनाने में महारत हासिल थी, लिहाजा अच्छी ट्रेनिंग के लिए लश्कर, जैश और हुजी ने टुंडा को तैयार किया। टुंडा ने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी कैंपों में कई बम धमाकों को अंजाम तक पहुंचाया, जहां टुंडा ने ही नए जिहादियों को बम बनाने और विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी। टुंडा को साइकिल और टिफिन बम बनाने में महारत हासिल थी। इसके लिए टुंडा यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल करता था। पूछताछ में टुंडा ने बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स से अपने संबंधों का खुलासा भी किया है। टुंडा से पूछताछ के सहारे सुरक्षा एजेंसियां लश्कर के मॉड्यूल को खंगालने की लगातार कोशिश में हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि टुंडा के इशारे पर काम कर रहे आतंकी सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क में छिपे आतंकी आकाओं से कमांड हासिल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे वजूद में आया आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और अब तक इसने कई बेगुनाहों को अपनी मौत के अंजाम तक कैसे पहुंचाया। इंडियन मुजाहिदीन यानी मुट्ठी भर लोगों से वजूद में आया एक ऐसा संगठन, एक ऐसा नाम जिसकी नींव और बुनियाद अगर दोनों आतंक के पत्थर से रखी गई तो पूरी इमारत भी आतंक की स्याह ईंटों से ही बुलंद खड़ी की गई। और ये सब परवान चढ़ा हमारे आपके इर्द गिर्द यानी मुल्क की सरहदों के भीतर ही। बावजूद इसके हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, लेजर इंटेलिजेंस यूनिट हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। साल 2006-2008 इसी वक्त के दौरान सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया पर शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता गया। संगठन पर बैन पहले ही लग चुका था और अब बारी थी इसके हुक्मरानों पर शिकंजा कसने की। लिहाजा एक एक कर सिमी के कई बड़े चेहरों को कानून की बेड़ियों में समेट दिया गया। बस यहीं से आगाज हुआ इंडियन मुजाहिदीन का, यानी साफ था कि इंडियन मुजाहिदीन का आगाज सिमी के टूटने से हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा खुखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का। फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक हर सीढ़ी पर पड़ोसी मुल्क में बैठे लश्कर के अमीरों ने इंडियन मुजाहिदीन का साथ दिया। सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी, जिसके बाद जयपुर धमाके हुए। फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया, बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके अगले ही दिन अहमदाबाद निशाना बना और उसके बाद सीधे राजधानी दिल्ली में बेगुनाहों को मारा गया। और साल 2010 में 3 शहर निशाना बने, जिसमें पुणे एक बार फिर से दिल्ली और वाराणसी को इस संगठन ने अपना निशाना बनाया। यूपी में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर बढ़ती गंभीर चिंता की गई और पिछले कुछ दिनों के भीतर सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से सामने आए हैं आपराधिक मामले, इनको देखकर ऐसा लगने लगा है कि यूपी अपराधियों के अंदर यूपी में खाकी का खौफ मानो खत्म हो चुका है। ऐसे में आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी खास्ता हाल कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस प्रशासन से खासे नाराज हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ, अक्सर यहाँ की पुलिस की ओर से ऐसे दावे किए जाते हैं कि हर जुर्म और अपराध की जड़ों पर कानून का शिकंजा यहाँ बेहद मजबूत है। लेकिन पिछले 3 दिनों के भीतर जिस तरह से यहाँ अपराधियों ने कहर बरपाया है, वो कई सवाल खड़े करते हैं। ठाकुरगंज इलाके में बंधक बनाकर लूट, चौक इलाके में कबाड़ व्यवसायी की हत्या और चौक इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। ऐसे कई मामलों के सामने आने के बाद एक बार फिर लखनऊ पुलिस के चेहरे से रौनक छिन गई है। व्यापारियों ने जहां विरोध की आवाज बुलंद कर ली है, वहीं जनता मानने लगी है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कोई और नहीं, लापरवाह तंत्र ही यहां जिम्मेदार है। ताजा मामला ठाकुरगंज इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने फार्मासिस्ट के परिवार को बंधक बनाकर लूट की। बताया जा रहा है
केमौसी एयरपोर्ट पर तैनात फार्मासिस्ट के घर देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोला। इससे पहले कि पीड़ित परिवार कुछ समझ पाता, बदमाशों ने 6 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर ले लिया और फिर करीब घंटे भर उसकी जान का हवाला देकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस गए और उनकी पत्नी को भय दिखाकर असलहों का और उससे चाबी ले लिया और उनकी पत्नी को कमरे में बंद करके और घर से 5100 रुपए और कुछ जेवरात लूट के ले गए। उनकी सूचना पे 394 IPC का अभियोग थाने पे पंजीकृत किया गया है और विवेचना उसकी हो रही है। अब तक की तफ्तीश और पीड़ित के पड़ोसियों से इस बात का खुलासा हुआ है कि सनसनीखेज लूट को अंजाम देने वाले बदमाश बेहद ही शातिर किस्म के अपराधी थे। आसपास के लोगों को शक न हो, इसलिए घर से निकलते वक्त आरोपी रोते हुए निकले। मैंने देखा कि 2-3 लोग इधर से भागे। मेरे जैसा एक पतला था, व्हाइट कलर की शर्ट थी और मुंह बंधा हुआ था और 2-3 के भी मुंह बंधे हुए थे। अमूमन वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बार भी पहले की तरह वही रटा रटाया दावा पेश किया है। अब देखना है कि पुलिस अपने दावों पर काम करते हुए आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। संतोष कुमार, जी मीडिया, लखनऊ। तो सूबे में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शुक्रवार और गुरुवार को सामने आई हत्या की 2 वारदातों से ये साफ जाहिर होता है। गुरुवार को जहां चौक इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं शुक्रवार को तड़के कबाड़ व्यवसायी को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीर है छतीराम उर्फ रामू की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तड़के सुबह जब छतीराम के किराएदारों ने उनकी सुध लेने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी किसी ने हत्या कर दी। मृतक का नाका थाना क्षेत्र में ही कबाड़ का व्यवसाय है, जहां राजेंद्र नगर के एक मकान से पुलिस ने उसका शव बरामद किया है। गला दबा के हत्या किया गया है, अंगूठा से अंगूठा पड़ा हुआ था, पीठ पे मारा भी गया है। वो कहाँ पे? सर पे मारा। वो कहाँ कमरे में सो रहे थे? छत पे तो कहाँ सो रहे थे? छत पे कमरे में। देखे इन्होंने सारा सामान छितरा है, वो ऐसे करे हुए हैं, कपड़ा नहीं। पुलिस को सूचना आपके हस्बैंड ने दी? हाँ, मेरे आदमी। पुलिस की तफ्तीश से पता चला है कि गोंडा के रहने वाले छतीराम काफी अरसे से राजेंद्र नगर स्थित घर में रहते थे। उसके आसपास उसके कई किराएदारों का परिवार भी है, लेकिन ताज्जुब है कि अपराधी ने हत्या को अंजाम दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिजनों की माने तो कुछ सालों से छतीराम यह अकेले ही रहते थे। कई लोगों को ब्याज पर पैसे देने का भी खुलासा हुआ है। परिजनों को शक है कि छतीराम की हत्या पैसे के लेन देन की वजह से ही हुई है। पैसे तो बहुत लोगों को दिए थे मेरे पापा, और उस पैसे के चक्कर में उनकी मर्डर हुआ है। सब बहुत लोगों के ऊपर है। जिसके को मेरे पापा पैसा लेने जाते थे उनके को भी शक थे, और PGI गाड़ी वाले उनको भी शक है, और जो मोबाइल चोरी करता है उस पे भी शक है, और यहाँ के लोगों पे भी मुझे शक है। छतीराम की हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये तो पुलिस की तफ्तीश से ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। एक छतीराम नामक व्यक्ति है, उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास है। मूलतः ये गोंडा के निवासी हैं, राजेंद्र नगर में कई वर्षों से रह रहे हैं। आज पुलिस को सूचना मिली सुबह कि इनकी हत्या हो गई है। विस्तृत रूप से सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण होगा। वारदात दर वारदात पुलिस की कार्रवाई भी तेज है। बावजूद इसके इलाके के लोगों में बेखौफ अपराधियों का डर बरकरार है। थाना चौक इलाके के लाजपत नगर में जिस तरह से अपराधियों ने 2 हत्याओं को अंजाम दिया, वो बयां करना मुश्किल है। दिन दिहाड़े लूट के इरादे से अमित की दुकान में दाखिल हुए 2 बदमाशों ने अमित और उसके नौकर को गोलियों का निशाना बनाया और आसानी से फरार हो गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई है। संतोष कुमार, जी मीडिया, लखनऊ। अब कुछ खबरें देखते हैं गुनाह एक नजर में। निठारी के रिम्पा हल्दर केस के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर एक बार फिर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली की फांसी पर 25 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। कोहली गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है।
जौनपुर क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप के पास से एक एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। बकौल पुलिस, बलरामपुर का रहने वाला प्रदीप खुद को आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव बताकर अधिकारियों को धमकाता था और ठगी करता था। मथुरा कोर्ट परिसर में तारीख पर आई एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ। हमले का आरोप महिला के पति पर है। दरअसल महिला का अपने पति प्रेमपाल से घरेलू हिंसा को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसी सिलसिले में महिला कोर्ट में आई थी, जहां कोर्ट के अंदर हथियार लेकर पहुंचे प्रेमपाल ने उस पर हमला कर दिया। और तफ्तीश की आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही।